हेलो स्टूडेंट्स, मैं सचिन आप सब लोगों का स्वागत करता हूं हमारी इस क्लास में। तो आज की इस क्लास में हम जिस टॉपिक को डिस्कस करने जा रहे हैं वो है आपका चैप्टर नंबर 3 दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म, जिसका आज लेक्चर नंबर 4 होने वाला है। हमने पिछले 3 लेक्चर में एक्सरसाइज 3.1 को कंप्लीट कर लिया है। आज हम उससे आगे का जो पोर्शन है उसको लेकर चलेंगे। हमने पिछली 3 क्लासेज में क्या डिस्कस कर लिया कि जो दो चर वाले रैखिक समीकरण युग्म होते हैं उनका जो ग्राफीय हल है उसको हमने बहुत अच्छे से 3 लेक्चर में फिनिश कर लिया है। आज का हमारा टॉपिक है वो है रैखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजीय विधि है, उस विधि में कौन सी विधि है, आज का प्रतिस्थापन विधि को हम आज डिस्कस करने जा रहे हैं। तो आइए बिना वक्त गंवाए आज की इस क्लास को हम शुरू करते हैं। आज हमारा टॉपिक क्या है वो है प्रतिस्थापन विधि। ये रही। तो प्रतिस्थापन विधि की जब मैं बात करूं तो आपको नाम से ही समझ आ रहा है कि प्रतिस्थापन यानी हम किसी एक वेरिएबल का मान निकालकर प्रतिस्थापित करेंगे, उसको दूसरी जगह पर रखेंगे। तो वो हम क्या स्टेप फॉलो करने वाले हैं और क्या करने वाले हैं वो आज की इस क्लास में हम डिस्कस करते हैं। प्रतिस्थापन विधि, इससे हमें एक तो आइडिया हो गया कि हमें प्रतिस्थापित करके मान निकालना है। हम क्या करेंगे इस विधि में, हमको दो इक्वेशन दी गई होंगी और दो वेरिएबल होंगे दोनों इक्वेशन में। दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से किसी भी एक वेरिएबल का मान निकालकर हमें जिस इक्वेशन से वेरिएबल का मान निकाला है उससे जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें उस वेरिएबल का मान जब हम रखेंगे तो एक वेरिएबल का मान हमारे पास निकल कर आ जाएगा। जो वेरिएबल का मान हमारे पास निकल कर आएगा उसको हम दोनों समीकरण में से किसी भी एक समीकरण में रखकर हम दूसरे वेरिएबल का मान निकाल लेंगे। इसी प्रकार हम दोनों वेरिएबल का मान निकालेंगे। तो आइए इस विधि को मैं एक एग्जाम्पल लेकर आपको समझाने की कोशिश करता हूं। तो आइए हमारा एग्जाम्पल है वो है आपकी बुक का एग्जाम्पल नंबर 4। प्रतिस्थापन विधि द्वारा निम्न रैखिक समीकरण युग्म को हल कीजिए। हमें दो इक्वेशन दी गई है, 7x माइनस 15y बराबर 2 और x माइनस 2y x प्लस 2y बराबर 3। हम इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे और इसको इक्वेशन नंबर 2 नाम दे देंगे। ये हमने इस इक्वेशंस को नाम दे दिया। हम क्या करेंगे, किसी भी एक इक्वेशन से, चाहे आप समीकरण नंबर 1 से चाहे आप समीकरण नंबर 2 से, x या y में से किसी भी एक का मान निकालकर जिस समीकरण से हमने मान निकाला है उससे दूसरी जो इक्वेशन बचेगी उसमें हमें उस वेरिएबल का मान रखना है। पहला स्टेप हमारा यही है। हम क्या करेंगे, सबसे पहले सॉल्यूशन, हम समीकरण नंबर 1 या 2 में से किसी भी एक वेरिएबल का मान निकालना है। मुझे ये बताओ, क्या हम समीकरण 1 से x या y का मान आसानी से निकाल सकते हैं या समीकरण नंबर 2 से? तो मैं बोलूंगा आपको इक्वेशन नंबर 2 से x का मान निकालना चाहिए। हम क्या करेंगे, समीकरण 2 से क्या करेंगे, x प्लस 2y बराबर 3। तो x का मान क्या आ जाएगा, 3 माइनस 2y। ये हमारे पास x का मान आ गया है। अब हम क्या करेंगे, x का मान हमने समीकरण नंबर 2 से निकाला है तो हम इस मान को समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। ये हमने इक्वेशन नंबर 2 से x बराबर 3 माइनस 2y निकाला है, तो जो x का मान आया है इसको हम इक्वेशन नंबर 1 में प्रतिस्थापित करेंगे। अगला स्टेप क्या है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर
एक में रखेंगे तो क्या होगा, जहां पर x है वहां पर 3 - 2y रख देंगे। इक्वेशन क्या है, 7x - 15y बराबर 2। x की जगह पर 3 - 2y - 15y बराबर 2। यहां से क्या होगा, 21 - 14y - 15y बराबर 2। 21 को हम उधर ले जाएंगे और जो ये y के जो दोनों है -14y और -15y को ऐड करेंगे तो क्या होगा, -29y बराबर 2 - 21। क्या बचेगा, y बराबर 2 में से 21 को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -19। और ये जो -29 है ये यहां पर गुणा में है, यहां पर जाएगी भाग में, तो अपॉन -29। ऊपर और नीचे दोनों जगह माइनस है तो नेगेटिव से नेगेटिव कैंसल हो जाएगा। तो y का मान हमारे पास क्या निकल के आएगा, 19/29। y का मान क्या आया है, 19/29 हमारे पास निकल के आया है। अब हम क्या करेंगे, y का जो मान आया है उसको हम इक्वेशन नंबर 1 या इक्वेशन नंबर 2 में से किसी भी एक में रख देंगे। जो y का मान आया है इसे हम या तो समीकरण 1 में रख देंगे या हम समीकरण 2 में रख देंगे। तो हम क्या करें, y का मान समीकरण 2 में रखते हैं। y का मान समीकरण 2 में रखने पर x + 2y बराबर 3, तो x + 2 इंटू y का मान क्या है, 19/29 बराबर 3। तो x + 19 दूनी 38/29 बराबर 3। इसको हम इधर ले जाएंगे तो x का मान क्या आएगा, 3 - 38/29। यदि हम यहां पर एलसीएम लेंगे तो वो क्या आएगा, 29 आएगा। 29 × 3 87। 29 को जब हमने 3 से गुणा किया, आप यहां पर कर लेना 29 × 3 क्या आएगा, 87 आएगा। ये फर्स्ट कैलकुलेशन आपके टाइम के साथ साथ आप भी इस तरह से फर्स्ट कैलकुलेशन करने लग जाओगे। यदि मैं 87 - 38, हमें क्या करना है, 87 में से 38 को घटाना है। किस तरह से घटाएंगे, 17 में से 8 गए 9, 7 में से 3 गए 4, 49 बचा। तो x का मान क्या आ जाएगा, 49/29, 49/29 हमारे पास क्या आया है, x का मान आया है। इस तरह से हमने x या y में से किसी भी एक का मान निकालकर दूसरे समीकरण में उसको प्रतिस्थापित करके y का मान निकाल लिया और x का मान, दोनों जो वेरिएबल हमें दिए गए थे उसका हमने मान निकाल लिया है। और हमें क्या बोला गया था, यही बोला गया था कि समीकरण युग्म को हल कीजिए, यानी कि x और y के मान हमसे पूछे गए थे। ये हमने इस तरह से बिल्कुल आसानी से निकाल लिए हैं। तो आइए आगे हम अगले सवाल पर चलते हैं। हमारा अगला सवाल है वो है आपका एग्जाम्पल नंबर 5। निम्नलिखित प्रश्न को प्रतिस्थापित विधि से हल कीजिए। प्रतिस्थापन विधि से हमको हल करना है, ये हमें दिया गया है। अब क्या बोलेंगे, ये जो लैंग्वेज वाले सवाल हैं इसको आपको बहुत अच्छे से रीड करना है, उसके बाद ही आपको समझना है कि इसमें क्या बोला गया है और क्या पूछा गया है। आफताब अपनी पुत्री से कहता है, आफताब है कोई, वो अपनी पुत्री से कहता है, क्या कहता है, 7 वर्ष पूर्व यानी कि 7 साल पहले मैं तुमसे 7 गुणे आयु का था। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणे आयु का था। अब से 3 वर्ष बाद यानी कि अब से
3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणे आयु का रह जाऊंगा। अब से केवल 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणे आयु का रह जाऊंगा। क्या यह मनोरंजक है? इस स्थिति में बीजगणितीय एवं ग्राफीय रूपों में व्यक्त कीजिए। इसको हमको बीजगणितीय विधि से भी हल करना है और ग्राफीय विधि से भी हल करना है, ये इसमें दिया गया है। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एक तो आफताब के बारे में बात हुई है, एक उसकी पुत्री के बारे में बात हुई है। सबसे पहले हम लिखेंगे हल। हल में हम क्या लिखेंगे, माना आफताब की वर्तमान आयु माना आफताब की वर्तमान आयु क्या है, x वर्ष है। और क्या मानेंगे हम, उसकी पुत्री की वर्तमान आयु वो हम y वर्ष मान लेंगे। प्रश्न में क्या दिया गया है, उसको यदि हम बीजगणितीय विधि में लिखें तो क्या होगा, प्रश्नानुसार प्रश्नानुसार क्या करेंगे हम, यानी प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे, आफताब अपनी पुत्री से कहता है 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणे आयु का था। तो 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु क्या हो जाएगी, एक बार प्रश्नानुसार बाद में लिखेंगे, हम क्या लिखेंगे, 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु क्या हो जाएगी, x माइनस 7 वर्ष, और उसकी पुत्री की आयु जो उसकी बेटी है उसकी आयु क्या होगी, वो हो जाएगी y माइनस 7 वर्ष। अब हम क्या लिखेंगे, प्रश्नानुसार प्रश्न के अनुसार हमें क्या बोला गया है, 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणे आयु का था जो आफताब है। 7 वर्ष पूर्व मैं तुमसे 7 गुणे आयु का था। 7 वर्ष पूर्व उसकी पुत्री की आयु y माइनस 7 और उसकी आयु x माइनस 7। तो 7 वर्ष पूर्व आफताब की आयु x माइनस 7 हो गई, मैं तुमसे 7 गुणे आयु का था। तो जो उसकी पुत्री की आयु है उससे 7 गुणे आयु का आफताब की आयु हो गई। जब मैं इसको आगे सोल्व करूंगा तो क्या आ जाएगा, x माइनस 7 बराबर 7y माइनस 49। इस 7 को इधर ले जाएंगे, ये नेगेटिव है पॉजिटिव हो जाएगा। या ये काम करते हैं, हम इनको इधर ले आते हैं 7y माइनस 49 को, तो क्या होगा, x माइनस 7y, ये माइनस 49 है, इधर आएगा प्लस का 49 प्लस 49 और माइनस का 7, क्या रह जाएगा, प्लस का 42। तो क्या रह जाएगा, प्लस 42 बराबर 0। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है जिसको हम इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। ये हमारे पास एक इक्वेशन आ गई है, x माइनस 7y प्लस 42 बराबर 0, जिसको हमने इक्वेशन नंबर 1 नाम दे दिया। यदि हम आगे चलें तो आगे क्या है, अब से 3 वर्ष बाद, अब हम क्या लिखेंगे, 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या होगी,
3 वर्ष बाद आफताब यदि अब x वर्ष का है तो 3 साल बाद क्या होगा, x प्लस 3, यानी कि 3 साल और जोड़ जाएगी उसमें, तो x प्लस 3 वर्ष। और उसकी पुत्री की आयु, उसकी पुत्री की आयु वो यदि वर्तमान में y वर्ष की है तो 3 वर्ष बाद क्या होगा, y प्लस 3 वर्ष। ये हमारे पास निकल के आ गया है। अब हम क्या करेंगे, वही स्टेप अपना तो प्रश्नानुसार। अब क्या कह रहा है ये, अब से 3 वर्ष बाद मैं तुमसे केवल 3 गुणे आयु का रह जाऊंगा। अब से 3 वर्ष बाद आफताब की आयु क्या हो गई, x प्लस 3। मैं तुमसे, यानी कि वो अपनी पुत्री को कह रहा है कि मैं तुमसे केवल 3 गुणे आयु का रह जाऊंगा, तो उसकी पुत्री की आयु y प्लस 3, उसका 3 गुना, y प्लस 3 का 3 गुना आफताब की आयु हो गई। इसको यदि मैं सोल्व करता हूं तो हमारे पास क्या आएगा, x प्लस 3 बराबर 3y प्लस 9। 3y प्लस 9 को इधर ले आएंगे तो क्या बचेगा अपने पास, x माइनस 3y। ये प्लस का 9 है, इधर आएगा माइनस का 9 और प्लस का 3, तो क्या रह जाएगा माइनस का 6 बराबर 0। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। ये क्या आ गई, इक्वेशन नंबर 2 आ गई। अब हमें इसको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। मैं आपको प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करवा देता हूं और आपको ग्राफीय रूपों में व्यक्त करना है, यानी कि ग्राफीय विधि द्वारा आप हल करोगे इसको। तो यदि प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करेंगे तो इस इक्वेशन और इस इक्वेशन में से किसी भी एक समीकरण में से हमें किसी भी एक वेरिएबल का मान निकालना है। यदि मैं बात करूं, मान लीजिए हम समीकरण नंबर 2 से x का मान निकालते हैं, तो अब क्या लिखेंगे, समीकरण 2 से क्या आएगा, x बराबर, ये जो -3y और -6 दोनों नेगेटिव है, उधर जाएंगे दोनों पॉजिटिव, तो क्या हो जाएगा 3y प्लस 6। x का मान क्या आ गया, 3y प्लस 6। अब हम क्या करेंगे, x का मान हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है, ये स्टेप बिल्कुल याद रखना। x का मान हमने इक्वेशन नंबर 2 से निकाला है, तो हम x का मान समीकरण नंबर 2 में नहीं रख सकते, बल्कि हमें जो x का मान प्राप्त हुआ है इसे हम समीकरण नंबर 1 में ही रखेंगे। ये बात आप याद रखना। अब हम क्या करेंगे, x का मान है वो समीकरण 1 में रखेंगे। वो चलिए अगले स्टेप पर ही हम कर लेते हैं, अगले पेज पर ही कर लेते हैं। अगला स्टेप क्या है, x का मान समीकरण 1 में रखने पर x का मान क्या है, 3y प्लस 6। इक्वेशन नंबर 1 क्या है, x माइनस 7y प्लस 42। ये तो है हमारी समीकरण नंबर 1। x का मान क्या है, 3y प्लस 6, तो x की जगह क्या लिख देंगे, 3y प्लस 6 माइनस 7y प्लस 42। इसको जब हम आगे सॉल्व करेंगे, प्लस का 3y और माइनस का 7y क्या बचेगा, माइनस का 4y प्लस का 6 और प्लस का 42 प्लस का 48 बराबर 0। -4y, 48 को इधर ले जाएंगे नेगेटिव, तो y का मान क्या आएगा, -48 अपॉन माइनस का 4। नेगेटिव से नेगेटिव कैंसिल हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा, 4 का यदि इसमें मैं भाग दूंगा तो 12, 4 से ये कैंसिल हो जाएगा,
12 चौके 48 नहीं होता है क्या? तो y का मान हमारे पास क्या आ गया? 12 आ गया। अब हम y का मान या तो समीकरण 1 में रख सकते हैं या हम समीकरण नंबर 2 में रख सकते हैं। हमें आसान यहाँ पर होगा, यहाँ पर मान निकालना आसान होगा या यहाँ पर? तो समीकरण नंबर 2 में हम क्या करेंगे? y का मान रख देंगे। अगला स्टेप क्या है? समीकरण 2 में y का मान रखने पर समीकरण नंबर 2 क्या है हमारे पास? वो है x माइनस 3y माइनस 6 और हमें y का मान क्या है आया है? 12 आया है। तो x माइनस 3 इंटू 12 माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 12 तिया 36 माइनस 6 बराबर 0। तो x माइनस 42 बराबर 0। तो x का मान हमारे पास क्या आ गया? प्लस का 42 आ गया है, पॉजिटिव 42। तो हमारे पास क्या हुआ? x का मान भी आ गया और y का मान भी हमारे पास आ गया है, जिसको हमने प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल कर दिया है। ये जो भाषा वाले सवाल हैं इसको आपको अच्छे से रीड करके बस आपका मेन काम है वो आप इक्वेशन बना लेना। यदि आप यहाँ तक कोई भी गलती नहीं करोगे, जैसा बोला गया है उन्हीं स्टेप को फॉलो करोगे, तो आपको आगे सवाल को सॉल्व करने में कोई भी ज़्यादा परेशानी नहीं आएगी। तो आइए चलते हैं हम हमारे अगले सवाल पर। वो है एग्जाम्पल नंबर 6। एक दुकान में 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य 9 रुपये है। 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपये है। प्रत्येक पेंसिल और प्रत्येक रबड़ का मूल्य ज्ञात कीजिए। सबसे पहला स्टेप क्या है? हल। सॉल्यूशन में हम क्या लिखेंगे? प्रत्येक रबड़ का और प्रत्येक पेंसिल का मूल्य हमसे पूछा गया है। हम क्या करेंगे? सबसे पहले माना एक पेंसिल का मूल्य वो क्या आ जाएगा हमारे पास? x रुपए हम मान लेंगे। और एक रबड़ का मूल्य वो क्या मानेंगे हम? y रुपए। ये भी हमने मान लिया। अब क्या दिया गया है? प्रश्न के अनुसार क्या लिखेंगे? प्रश्नानुसार 2 पेंसिल और 3 रबड़ों का मूल्य। तो 2 पेंसिल का मूल्य 2x प्लस 3 रबड़ों का मूल्य 3y बराबर कितना दिया गया है? 9 रुपए है। ये हमारे पास क्या हो गई? इक्वेशन नंबर 1 आ गई। आगे क्या बोला गया है? 4 पेंसिल और 6 रबड़ों का मूल्य 18 रुपए है। 4 पेंसिल 4x, 6 रबड़ों का 6y कितना है? 18 रुपए है। ये हमारे पास इक्वेशन नंबर 2 आ गई। इसको हमें प्रतिस्थापन विधि द्वारा हल करना है। तो प्रतिस्थापन विधि से हम करेंगे तो क्या करें? समीकरण नंबर 1 से मान निकालें या समीकरण नंबर 2 से हम मान निकालें? तो वो हम किसी भी एक इक्वेशन से मान निकाल सकते हैं। यदि मैं यहां पर बात करूं, मान लेते हैं हम समीकरण नंबर 1 को लेकर चलते हैं। तो समीकरण 1 से क्या होगा? 2x माइनस 3y 2x प्लस 3y बराबर 9। हम यहां से x का मान निकालते हैं, या चलो अब की बार हम y का मान निकाल लेते हैं। यहां से यदि मैं y का मान निकालूंगा तो क्या आएगा? 3y बराबर 9 माइनस 2x
ये जो 2x यहाँ पर पॉजिटिव था इधर जाएगा नेगेटिव हो जाएगा, तो y का मान क्या आएगा 9 माइनस 2x बटा 3। ये हमारे पास y का मान आ गया है 9 माइनस 2x बटा 3। अब हम क्या करेंगे, इसको हमने समीकरण नंबर 1 से निकाला है, तो हम इसको समीकरण नंबर 1 में प्रतिस्थापित न करके हम इसको समीकरण नंबर 2 में प्रतिस्थापित करेंगे। अगला स्टेप क्या है, y का मान समीकरण 2 में रखने पर समीकरण नंबर जब हम 2 में रखेंगे तो क्या होगा 4x प्लस 6y, y की जगह पर क्या रख देंगे 9 माइनस 2x बटा 3 बराबर 18। यदि हम यहां पर ध्यान से देखें तो ये कैंसिल हो रहा है, 2 से 3 इंटू 2। आगे सोल्व करें तो क्या होगा 4x प्लस 2 इंटू 9 18, 2 माइनस 2x यानी कि माइनस का 4x बराबर 18, प्लस का 4x और माइनस का 4x दोनों कैंसिल हो जाएंगे, 18 से 18 हो जाएगा, प्लस का 4x और माइनस का 4x, ये क्या बचेगा ये हमारे पास कैंसिल हो गया है। एक सेकंड मैं सवाल को देख लेता हूं क्या कोई दिक्कत तो नहीं है। हाँ, हमारे पास क्या प्राप्त हो गया यहां से क्या हुआ 4x प्लस 18 माइनस 4x बराबर 18, 4x से 4x कैंसिल हो जाएगा, तो क्या बचेगा 18 बराबर 18। क्या ये संभव है? नहीं। यदि मैं दोनों इक्वेशन को देखूं तो a1 अपॉन a2 b1 अपॉन b2 और c1 अपॉन c2 इन तीनों के अनुपात ज्ञात करूं तो यहां भी 2/4 यानी कि 1/2 1/2 और 1/2 आएगा। यदि तीनों के अनुपात बराबर हैं तो ये क्या होंगी समपाती रेखाएं होंगी। समपाती रेखाओं के हल कितने होते हैं? अनेक हल प्राप्त होते हैं हमारे पास। तो जो x और y के हैं वो अनेक मान प्राप्त होंगे। तो इसीलिए हम हमारे अगले सवाल पर चलते हैं। ये यहां तक करके आपको नीचे लिख देना है, चूंकि समपाती रेखाएं होंगी इसीलिए अनेक हल प्राप्त होंगे। अनेक हल प्राप्त होंगे या हम ये भी कह सकते हैं कि अनंत हल होंगे। तो हम हमारे अगले सवाल पर चलते हैं, वो है उदाहरण नंबर 7। 2 रेल पटरियां समीकरण x प्लस 2y माइनस 4 और 2x प्लस 4y माइनस 12
बराबर 0 द्वारा निरूपित की गई है। क्या रेल पटरियां एक दूसरे को काटेंगी? इस सवाल में क्या पूछा गया है, हमें दो इक्वेशन दी गई है। क्या ये जो दोनों इक्वेशन हैं ये एक समांतर रेखा की हैं? जो समांतर रेखाएं क्या होती हैं, उनकी क्या खासियत होती है, उनके बीच की जो दूरी है वो हमेशा सेम रहती है। इनके बीच की जो दूरी होगी, आप इनको कितना ही आगे तक बढ़ा लीजिए चाहे, ये एक दूसरे को कहीं पर भी प्रतिच्छेद नहीं करेंगे। तो यही हमें इस सवाल में पूछा गया है। इसको हल करने का एक सीधा सा तरीका है, वो ये है कि हम a1 अपॉन a2 यानी कि जो x के गुणांक है उनका अनुपात, y के गुणांक है उनका अनुपात, और जो अचर पद है उनका अनुपात की तुलना करके हम इसको बता सकते हैं। हम क्या करेंगे, सॉल्यूशन। सबसे पहले हम इक्वेशन लिखेंगे, x प्लस 2y माइनस 4 बराबर 0। इसको इक्वेशन नंबर 1 नाम दे देंगे। इसमें हम क्या करेंगे, a1 क्या है 1, b1 2 और c1 है वो क्या है माइनस का 4 है। आगे चलें तो इक्वेशन क्या है 2x प्लस 4y माइनस 12। यदि मैं इस इक्वेशन की बात करूं तो इसमें a2 b2 के क्या मान होंगे, a2 का 2, b2 का मान 4 और जो c2 है उसका मान क्या होगा माइनस का 12 हमें प्राप्त होगा। यदि मैं इनके अनुपातों की तुलना करूं तो क्या होगा, a1 अपॉन a2 क्या आएगा हमारे पास 1/2 और b1 अपॉन b2 2/4। ये भी कैंसिल हो गया, कितना बचेगा 1/2 ही प्राप्त होगा। तो ये b1 अपॉन b2 आ गया। यदि और आगे चले तो क्या c1 अपॉन c2 क्या है माइनस का 4 अपॉन माइनस का 12, तो क्या बचेगा 1/3। यहां पर हमें क्या प्राप्त हुआ है कि जो x के गुणांक है उनका अनुपात और जो y के गुणांक है उनका अनुपात तो बराबर है, लेकिन जो अचर पद हैं उनका अनुपात बराबर नहीं है। इसीलिए ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। आगे क्या लिखेंगे हम, चूंकि a1 अपॉन a2 बराबर है b1 अपॉन b2 के, लेकिन बराबर नहीं है c1 अपॉन c2 के, ये कंडीशन है, तो इसीलिए ये रेखाएं, इसीलिए यह समांतर रेखाएं होंगी, यह समांतर रेखाएं होंगी। ये क्या होंगी, समांतर रेखाएं होंगी। मुझे ये बताओ, क्या कभी समांतर रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद करेंगी या टच करेंगी कहीं पर भी? तो हमारा आंसर आएगा नहीं। तो इसीलिए हम लिख सकते हैं, अतः दी गई रेल पटरियां एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर प्रतिच्छेद नहीं करेगी, एक दूसरे को किसी भी बिंदु पर या किसी भी जगह पर नहीं काटेगी। ये हमने लिख दिया है। तो आइए हम चलते हैं हमारे अगले सवाल पर। तो
आज हमने क्या डिस्कस कर लिया, प्रतिस्थापन विधि को हमने डिस्कस किया है। एक बार दोबारा देख लेते हैं। हमने आज की क्लास में क्या डिस्कस किया, वो है रेखिक समीकरण युग्म को हल करने की जो बीजीय विधि है उसको डिस्कस किया। उसमें विधि है प्रतिस्थापन विधि। इसमें हमारे क्या स्टेप फॉलो करने होते हैं वो देखें। हमें दो कोई भी इक्वेशन दिए गए होंगे, उन दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में से x या y का मान निकालेंगे। जिस इक्वेशन से हमने मान निकाला है उस इक्वेशन में उस मान को नहीं रखेंगे, जो दूसरी इक्वेशन होगी उसमें उस मान को हम प्रतिस्थापित करेंगे, जिससे हमें एक जो चर होगा उसका मान प्राप्त हो जाएगा, जो एक वेरिएबल का मान प्राप्त हुआ है। ये हम दोनों इक्वेशन में से किसी भी एक इक्वेशन में रखकर दूसरे वेरिएबल का भी हम मान ज्ञात कर लेंगे। इसी प्रकार हमने इन एग्जाम्पल्स को किया। तो आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। मिलते हैं आप सब लोगों से जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद। आप सब लोगों को क्लास कैसी लगी कमेंट करके ज़रूर बताएं, और आप चैनल को लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब ज़रूर करें। आप सब लोगों का धन्यवाद। मिलते हैं जल्द ही एक और नई क्लास के साथ। तब तक के लिए बाय बाय।